बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या यहाँ से बजाज बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और अगर किया भी जा सकता है तो क्या बजाज फाइनेंस में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या थोड़े थोड़े स्टॉक करके लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट आया था, तो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट में नेट प्रॉफिट में जो गिरावट आई थी, वो गिरावट किस रीज़न से आई थी ये जानेंगे। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट में 2019 में प्रोविजनिंग 409.26 करोड़ थी और 2020 के मार्च क्वार्टर में प्रोविजनिंग 1953.76 करोड़ थी। तो 2019 के कंपेयर में 2020 में प्रोविजनिंग काफ़ी बढ़ गई, ऑलमोस्ट 377%। देखिए, प्रोविजनिंग कब करते हैं? जब बांटे गए लोन में से ऐसा लगता है कि कुछ लोन एनपीए बन सकते हैं, पोटेंशियली एनपीए बन सकते हैं, तो उन लोन को लेकर प्रोविजनिंग की जाती है। तो ये प्रोविजनिंग की गई थी। तो 31 मार्च 2020 में फाइनेंशियल रिजल्ट में 1953.76 की जो प्रोविजनिंग की गई थी, उसमें कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी वो ऑलमोस्ट 1419 करोड़ रुपया थी। यानी कि 1953 करोड़ में से आप 1419 करोड़ माइनस कर दीजिए, जो बचता है वो रूटीन प्रोविजनिंग की थी। तो रूटीन प्रोविजनिंग उतनी नहीं थी, कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा थी, 1419 करोड़। और उसी कारण से बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर गया या इफ़ेक्टेड हो गया। नेट प्रॉफिट -19.38 आया था, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19.38% की ऑलमोस्ट गिरावट आई थी। तो बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट ख़राब नहीं था, कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी ऑलमोस्ट 1419 रुपये की, 1419 करोड़ रुपए की, उस प्रोविजनिंग के कारण नेट प्रॉफिट पर असर हुआ और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19.38% गिर के आया। तो यहाँ से अब देखते हैं कि पिछले 3 साल में बजाज फाइनेंस ने कैसा रिटर्न दिया है। 1 जनवरी 2018 को 1725 पर क्लोजिंग दिया था। 2 जनवरी 2019 को 2614.05 पर क्लोजिंग दिया था। फिर 1 जनवरी 2020 को 4231.30 का क्लोजिंग दिया था। 20 फरवरी 2020 को बजाज फाइनेंस हाई बनाता है 4923.40 का। 27 मई 2020 को बजाज फाइनेंस लो बनाता है 1783 का। और 29/5/2020 जिस दिन ये वीडियो बन रहा है, बजाज फाइनेंस क्लोजिंग देता है 1952 का। तो 1 जनवरी 2018 से पॉजिटिव क्लोजिंग देता है 2019 में, 2019 से 2020 में पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। और 2020 में 1 जनवरी 2020 को पॉजिटिव क्लोजिंग देने के बाद 20 फरवरी 2020 को हाई बनाता है 4923.40 का। लेकिन हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में गिरावट आता है, और वो गिरावट आता है कोविड-19 में जो मार्केट गिरा है, और उस मार्केट में मंदी के कारण इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। और क्योंकि बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्टॉक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स भी गिरे हैं, एनबीएफसी स्टॉक्स भी गिरे हैं। तो कोरोना वायरस के चलते इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। और इस वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है कि कोविड-19 रिलेटेड काफ़ी हाई प्रोविजनिंग बजाज फाइनेंस ने की है। तो इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था 4923 का, उस हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 रुपया गिर चुका है।
बजाज फाइनेंस का मैंने एनालिसिस 1 जनवरी 2018 से किया है। आप इसका एनालिसिस 1 जनवरी 2018 के पहले से भी कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने एक बहुत बड़ी टाइम हॉराइज़न पर, अगर इसका एनालिसिस 2018 के काफ़ी पहले से भी करते ना, तो एक लंबी टाइम हॉराइज़न पर बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है। इसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टर्स को एक अच्छी वेल्थ बनाकर देने में। तो बजाज फाइनेंस हाई से ऑलमोस्ट अपना 3,000 रुपया गिर चुका है। 29 मई 2020 का क्लोजिंग 1952 रुपया है और जो हाई है वो 4,923.40। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे चुका है इन्वेस्टर्स को एक लंबी टाइम हॉराइज़न पर, वो स्टॉक 3,000 रुपया अपना हाई से गिर जाता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक खरीदा जाए। अभी भी बजाज फाइनेंस में एक अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता बनी हुई है कि इस स्टॉक का बॉटम कहाँ पर है। हो सकता है कि इसने जो लो बनाया था 27 मई को 1783 का, हो सकता है कि उससे और नीचे लो बनाए। हो सकता है कि 1700, 1600 या 1500 का भी लो बन जाए। अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अपना हाई से 3,000 रुपया गिर चुका है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ से इसमें थोड़ी थोड़ी करके स्टॉक्स लेना चाहिए और यहाँ से हर गिरावट में अगर 1600 पर जाता है थोड़ा स्टॉक लेना चाहिए, 1500 पर जाता है थोड़ा स्टॉक लेना चाहिए, जो करंट मार्केट प्राइस है 1953 पर थोड़े स्टॉक लेना चाहिए। तो उससे हर रेट पर एक क्वालिटी स्टॉक में एवरेजिंग हो जाएगी। और मान लो कि अगर स्टॉक यहाँ से गिरता नहीं है तो 1953 में थोड़ा स्टॉक लेना चाहिए, थोड़े 2000 में, थोड़े 2100 में, थोड़े 2200 में, थोड़े 2300 में स्टॉक लेने चाहिए कि जब स्टॉक है 2300 में पहुँचेगा तो जो परचेसिंग है वो तो 1950 से ही चालू हो चुकी है। तो अगर यहाँ से भी परचेस करते और स्टॉक गिर भी जाता है तो गिरे हुए भाव में से एवरेज हो जाएगा। और अगर स्टॉक यहाँ से बढ़ जाता है तो कम भाव से परचेसिंग चालू हो जाती है, यानी स्टॉक गिरे तो भी परचेसिंग सही होगी और बढ़े तो भी परचेसिंग सही होगी स्टॉक में। बस खाली इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी इसका बॉटम कहाँ पर है ये जानना मुश्किल है। और स्टॉक मार्केट अनसर्टन होता है, अनिश्चितता का स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट अनिश्चितता होती है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट हाई से 3,000 रुपया गिरा है तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि थोड़े थोड़े करके इस स्टॉक में माल उठाना चाहिए। हाँ, इसमें लमसम स्टॉक इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बॉटम को लेकर एक अनिश्चितता बनी है। लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो अब इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स के पास में 56.20% का स्टेक है। मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास में 43.51% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे कि पब्लिक में किसके पास में कितना स्टेक है। तो स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर ओपन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स की 49 स्कीम्स ने 8.08% की होल्डिंग ले रखी है। 842 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 21.16% की होल्डिंग ले रखी है। 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स ने 0.26% की होल्डिंग ले रखी है।
7 इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.77% की होल्डिंग ले रखी है। काफ़ी अच्छा स्टॉक ये लगता है। बस खाली कोविड-19 रिलेटेड जो मार्केट गिरा है उस चलते ये स्टॉक भी गिरा है और इसको कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी है उस कारण से इसका फाइनेंशियल रिजल्ट थोड़ा वीक बना है। अगर कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती तो इस क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बनता है, लेकिन लंप सम्प नहीं, थोड़े थोड़े स्टॉक करके लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टॉक का बॉटम कहाँ पर है इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है। तो मैंने 2018 से इसको एनालिसिस किया। आप उस टाइम से पहले से उसको एनालिसिस कीजिए और आप डिसीजन बनाइए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।